हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। नाउ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सबको पता लग गया होगा अब तक तो कि ब्रिटिश रूल जो था उस टाइम हमारी इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट था वो काफ़ी लो लेवल पे था। अब हम इसको दो फेज में स्टडी करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट को बिफोर ब्रिटिश रूल एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, इंडियन इकोनॉमी काफ़ी डेवलप थी, है ना। वर्ल्ड वाइड हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। बंगाल में एग्रीकल्चर इतनी शानदार थी कि बाहर से लोग रिसर्च करने आते थे कि ये लोग इतने ऐसा क्या यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स और इनकी क्या स्कीम है कि इनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है। वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मसाले, कपड़े, कॉटन, वो ढाका की मलमल एक सॉफ्ट कॉटन होता है, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे। एंड नॉट ओनली एग्रीकल्चर, प्रीशियस स्टोन, हैंडीक्राफ्ट, हाथ की बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती थी। क्लियर। तो अब हम देखने वाले बिफोर ब्रिटिशर्स एंड ड्यूरिंग ब्रिटिशर्स। अब अगर मैं बिफोर ब्रिटिश बात करूं, इंडिया वॉज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। वर्ल्ड लेवल में हैंडीक्राफ्ट के लिए इंडिया इतना फेमस था कि यहां से ये चीजें एक्सपोर्ट होती थी और लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट होती थी। मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिशर्स के आने से पहले। इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क, टेक्सटाइल, मेटल, प्रीशियस स्टोन, वर्क्स, इटीसी। तो ये बहुत सारे आपको पता ही होगा, वो हैंडीक्राफ्ट में हाथ से बनी हुई चीज़ें, चाहे कपड़े पे हो गया, स्टोन पे हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। ये सारी चीज़ें अब कहाँ देखने को मिलती है। इवन ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप होने नहीं दिया। These products enjoyed a worldwide market based on reputation of fine quality of material used, the high standard of craftsmanship seen in all। मतलब इतना शानदार क्वालिटी वर्क होता था, हाथों से बना हुआ, उसमें मशीनों से इतनी फिनिशिंग नहीं आती थी। और हम लोग, अच्छा आपको पता है गुडविल, कॉमर्स के बच्चे हो, सबको पता हो गुडविल क्या होती है। अगर हम एक बार क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेते हैं, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड होता है तो वो डिमांड करता रहेगा। तो वर्ल्ड वाइड हमारे इन प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा रेपुटेशन हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग क्वालिटी और वर्क करते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है, मैं बात कर रहा हूँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज की, वर्ल्ड वाइड फेमस थी। यहाँ से लार्ज स्केल में ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले। यहां देखो, एट हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप सीन इन ऑल इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि ये सारी चीजें इंडिया से इंपोर्ट करते थे लोग वर्ल्ड वाइड। क्लियर। ये हमने बात करी इंडस्ट्रीज की। हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा फेमस था उस टाइम। अगर मैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात करूं, तो ब्रिटिशर्स ने आते से पहले हमारी इंडस्ट्रीज पर अटैक किया है। इंडस्ट्री बंद करो। क्यों? क्योंकि अगर इंडस्ट्री चलेगी तो इनके पास इंप्लॉयमेंट ऑप्शन रहेगा। इनके पास अगर इंप्लॉयमेंट ऑप्शन रहेगा तो हमारा कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने हमारी इंडस्ट्रीज के लिए कोई प्रोटेक्टिव पॉलिसी लॉन्च नहीं करी। इवन उनके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया। तो बात करते हैं इसमें क्या है। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं, तो द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन, इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। उन्होंने जो भी पॉलिसी यहां परस्यू की, उनका मेन पर्पस था प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ देयर होम कंट्री। अपनी कंट्री यानी ब्रिटेन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचा के रखना। इनका जो मेन इंटरेस्ट था कि हमारी कंट्री जो है, वहां जो इंडस्ट्रीज आने वाली है उसको प्रोटेक्ट करना। उसके लिए इन्होंने जो मर्जी वो रेस्ट्रिक्शंस लगाए। देन विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उन्हें इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। रिमेंबर वन थिंग, सच पॉलिसीज ब्रॉट अबाउट अ फंडामेंटल चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और उन्होंने अपने इंटरेस्ट के लिए, समझना, इंडिया का बहुत एक्सप्रेशन किया, उन्होंने हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे। अब वो चेंजेस क्या थे समझना। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री, पहले मैंने बताया था कि हैंडीक्राफ्ट था, वर्ल्ड वाइड हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रीज बंद कर दी। मैं बताऊंगा इंडस्ट्री सेक्टर आएगा कैसे उन लोगों ने इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया। आपके आने से पहले नियर अबाउट 21% जो मार्केट था वो अकेला इंडिया रन करता था, ब्रिटिशर्स के आने से पहले। और
आपके जाने के बाद वो रह गया 0.04%। यानी 47 में आप देख लो कि वर्ल्ड वाइड हम कहां थे और कहां रह गए, कितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन किया है ब्रिटिशर्स ने हमारा। एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन, तो उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए फिनिश हमारी इंडस्ट्रीज को, जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है उनको पूरा बंद करवा दिया, हाई टैक्सेस लगा दिए, उनके लिए कोई प्रोडक्टिव पॉलिसी नहीं थी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मोनोपोली कंट्रोल कर दिया कि आप दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इतना ही कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट सारे, काफ़ी ज़्यादा का ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे किसको, ब्रिटेन को। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शन से सिर्फ एक कंट्री को फायदा हुआ है, दैट इज ब्रिटेन, और हमारा तो एक्सप्लोरेशन हुआ ही है। द कंट्रीज ग्रोथ रेट, ये देख लो डेटा आ गया यहाँ पे। द कंट्रीज ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ of the 20th century was less than 2%। 20th century के जो फर्स्ट हाफ है हमारी जो ग्रोथ रेट है वो 2% से भी कम है, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा आउटपुट वाज ओनली 0.5%। ये डेटा देखते आपको पता लग जाएगा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कहाँ वर्ल्ड वाइड 22% कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस का होल्ड करती थी, और कहाँ हम लोग हमारी बात करें तो 2% से भी लेस देन हमारा ग्रोथ रेट रह गया था, और ग्रोथ रेट पर कैपिटा आउटपुट हमारा 0.5% रह गया था, ड्यू टू इकोनॉमिकल पॉलिसी परस्यूड बाय ब्रिटेन। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, उस टाइम कुछ इकोनॉमिस्ट हुए हैं जिन्होंने नेशनल इनकम, वैसे तो ब्रिटिश को क्या मतलब कि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, बट कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने उस टाइम ये कैलकुलेशन किया था। द सीजी colonial government never made sincere attempt to estimate the India's national income। उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि इंडिया की नेशनल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तो कभी कैलकुलेशन नहीं किया क्योंकि डेटा कभी सामने आया नहीं। There was some individual attempt which were made to measures, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इसका। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हुए हैं जिन्होंने इंडिविजुअली नेशनल इनकम का डेटा कैलकुलेट करे हैं, उनके फेमस नाम बता दूं मैं आपको, कौन कौन थे, नाम याद कर लेना। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले शिराज, वीके आरवी राव एंड आरसी देसाई। रिमेंबर वन थिंग, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले नेशनल इनकम का डेटा कैलकुलेट किए हैं। क्लियर? इसमें से वीके आरवी राव के जो डेटा थे उनको थोड़ा सा स्टैंडर्ड और सही माना जाता है। द स्टडी ऑफ वीके आरवी राव, इनका फुल नाम है विजेंद्र कस्तूरी रंगा वृद्धा राजा राव 1908 to 1991, कंसिडर्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट इन द एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। इनके जो डेटा हैं उनको थोड़े से सिग्निफिकेंट माने जाते हैं। उस टाइम भी कोई उस टाइम सिस्टम नहीं था, कैसे कलेक्ट किए, तो इनके जो कलेक्टेड डेटा हैं उनको जो ज़्यादा रिलाई किया था, मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटिश रूल के। इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो कॉलोनियल पीरियड में जो भी मैंने पीछे इकोनॉमिस्ट के नाम बताया उनमें वीके आरवी राव के जो रिजल्ट्स हैं उनको ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। क्लियर एवरीवन? थैंक यू।